इलेक्शन एक्ट 2017 उसकी सीरीज़ जारी है। तो हम डेफिनेशन सेक्शन कर रहे थे। तो डेफिनेशन सेक्शन में डेफिनेशन नंबर जो 21 है उसको ज़रा देखें तो यहाँ पर फॉर्म्स लिखा हुआ है। फॉर्म का मतलब ये है कि इस एक्ट के साथ बहुत सारे फॉर्म्स जुड़े हुए हैं। तो ये इलेक्शन जो रूल्स की बुक है उसके अंदर ये सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। ये फॉर्म 32 है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये कौन से वाला फॉर्म है जी। ये है जी नेम ऑफ कैंडिडेट, और ये लिस्ट है वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की। ठीक है जी। तो इसी तरह फॉर्म नंबर 31 है, ये नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की है। ठीक है, नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स में से जो फाइनल हो जाते हैं, जिनके डाटा में, जिनके रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता, तो उसको वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट की लिस्ट में डाल दिया जाता है। और इसी तरह से आगे फिर ये फॉर्म 33 है, फॉर्म 34 है, तो ये तकरीबन को 60 तक जाते हैं फॉर्म्स ना, 66 तक। ठीक है जी, ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये इस एक्ट के तहत ही बनाए गए हैं। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का लफ्ज़ अगर अकेला इस एक्ट में आपको मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। इसके साथ गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस। अब ये है कि जितने भी असासाजात गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर होते हैं और उसके ऊपर कोई भी यूटिलिटी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो वो जाहिर है कि गवर्नमेंटली ही उनको हैंडल किया जाता है। ठीक है। और हाँ, अगर ये है कि कोई कोर्ट ऑर्डर है या किसी ट्रिब्यूनल का फैसला है इस हवाले से, तो उसको कंसिडर अलग से किया जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह से लोन है। लोन का डेफिनेशन देख लें कि यहाँ इस एक्ट में लोन से क्या मुराद लिया जाएगा। लोन से मुराद वही है कि लोन, एडवांस, क्रेडिट और फाइनेंस जो किसी ने लिया है या जिसको माफ़ किया गया है। कब? 31 दिसंबर 1985 से पहले के बाद। ठीक है, 31 दिसंबर 1985 के बाद जितना भी लोन लिया या माफ़ किया गया है उसको लोन की कैटेगरी में इस तनाजुर में देखा जाएगा। और हाँ, इस पे भी वही है एक्सेप्शन कि अगर कोई कोर्ट ऑर्डर है या स्टे है तो उसको उस हवाले से अलग तौर पर डील किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट बनी है वो लोकल गवर्नमेंट कहलाएगी। ठीक है जी। बाय वट एवर मी नेम कॉल्ड एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, लॉ का जिक्र आ गया तो जाहिर है कि लोकल गवर्नमेंट का एक्ट होता है जिसके तहत वो वजूद में आती है। मेंबर का मतलब ये होगा कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या मेंबर ऑफ सेनेट, ये तीनों कैटेगरीज उसके डेफिनेशन में आएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी नादरा। नादरा नादरा ऑर्डिनेंस 2000 जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके तहत वजूद में है, तो उसी की बात हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो क्या होती है? वो असल में एसोसिएशन होती है सिटीजन्स की, या कम्बिनेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ दोज एसोसिएशंस। और इसका काम क्या होता है कि ये इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल ओपिनियन को, या ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, दोनों काम ये करती है। दिस इज नॉट और, दिस इज एंड। इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल ओपिनियन and participation in election for any elected public office for the membership of a legislative body और including any assembly or senate और local government। assembly का मतलब है कि provincial या national दोनों। तो political party इस तनाजुर में देखी जाएगी। population का मतलब ये होगा कि किसी और जरिए से नहीं, बल्कि जो सेंसस, ऑफिशियली सेंसस पब्लिश हुआ है उसी की पॉपुलेशन गिनी जाएगी, कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा किसी और सोर्स से अगर आ रही है तो वो नहीं। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि इस एक्ट के थ्रू जो रूल्स बने हैं तो उनको रेफरेंस देना, यानी ये प्रेस्क्राइब के मीनिंग में आएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जैसा कि पहले भी बताया था कि एक पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज होता है ऑन अ पोलिंग डे। और इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करता है। और इसके अंडर जो है वो फिर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर वगैरह होते हैं जो इसके तहत उस डे को काम करते हैं, यानी पोलिंग डे को। प्रोविजनल का मतलब होता है कि जो फाइनल नहीं है, जिसके ऊपर अभी काम होना है। ठीक है, जो रिजल्ट अमूमन शाम को अब इलेक्शन डे के ऊपर आता है ना, वो टीवी अखबारों में चलना शुरू हो जाता है, टीवी में, तो वो असल में प्रोविजनल रिजल्ट ही होता है, फाइनल रिजल्ट अभी बनना होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और इसके नीचे एक और है रिवाइजिंग अथॉरिटी। ये दोनों मिलते जुलते हैं, इन दोनों का काम सेम है। वो काम क्या है? जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनकी रिवीजन करना, यानी इलेक्टोरल रोल्स को कोई अमेंड करना, या उनमें कोई कमी पेशी है, किसी का नाम निकालना है, किसी का नाम ऐड करना है, या किसी को एक ब्लॉक कोड से दूसरे ब्लॉक कोड में शिफ्ट करना है, तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर काम करता है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, और इसके साथ और भी अमला होता है जाहिर, लेकिन ये दो मेन इनकी जिम्मेदारी होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की। और इनका काम क्या होता है? ये नीचे देखें, इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन करना। ठीक है। अब रिवाइजिंग अथॉरिटी क्या करती है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के काम में अगर कोई प्रॉब्लम है
तो वो रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है अपना क्लेम लेके कि भाई मैं इस हल्के में हूँ लेकिन मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो बराए मेहरबानी इसको मेरा नाम इसमें शामिल किया जाए। तो रिवाइजिंग अथॉरिटी फैसला करती है कि हाँ इसका नाम शामिल करना चाहिए या नहीं। इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसके काम को भी रिवाइजिंग अथॉरिटी ही साइन करती है बाद में। ठीक है जी, इलेक्टोरल इलेक्टोरल रोल फाइनल करने से पहले रिवाइजिंग अथॉरिटी उसको साइन करती है। तो ये दोनों चीजें जो है मिलती जुलती हैं। रिटर्न कैंडिडेट क्या होता है? विनर कैंडिडेट को ही रिटर्न कैंडिडेट कहते हैं, यानी आरओ ने जब एक कैंडिडेट को फैसला कर दिया कि ये विनर है तो वो उसको रिटर्न कर देता है टूवर्ड्स ईसीपी कि अब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और अब वो जो है ना वो इलेक्टेड मेंबर बन जाएगा किसी भी असेंबली का। खा वो जाहिर है कि वो प्रोविंशियल असेंबली के लिए लड़ा है तो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली एमपीए बन जाएगा, और अगर नेशनल के लिए लड़ा है तो एमएनए बन जाएगा। ठीक है जी, और उसको रिटर्न्ड कैंडिडेट बोलेंगे इस टेक्निकल लैंग्वेज में। अच्छा, रिवाइजिंग अथॉरिटी हो गए रूल्स। जाहिर है ये सेक्शन रूल्स ही वही है किसी एक्ट के मुताबिक। टैक्स का मतलब वही है जो लेवी किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, और इसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर कोई कोर्ट ऑर्डर है या किसी वाले से ट्राइब्यूनल का फैसला है तो उसको अलग डील किया जाएगा। अदरवाइज टैक्स का मतलब वही है कि टैक्स वो टूल है जिसके जरिए गवर्नमेंट अपनी इनकम जनरेट करती है। ठीक है जी, और गवर्नमेंट ही इसको इम्पोज करती है। उसके बाद यहाँ पे है जी टेक्नोक्रेट। टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन वही मिलती जुलती है आलिम से, लेकिन फ़र्क ये है कि टेक्नोक्रेट अपने फील्ड में 20 साल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो काम है वो करता है, उसको 20 साल का तजर्बा इस हवाले से होना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी वही सेम है कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उसकी होनी चाहिए एचईसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट, ये भी बात हो चुकी कि जब नॉमिनेटेड कैंडिडेट का नाम फाइनल हो जाता है, उसके ऊपर कोई इतराज वगैरह नहीं आता, वो क्लियर होता है तो उसको वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट की लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और असल में इसी ने बाद में जाके इलेक्शन लड़ना होता है। वोटर का मतलब क्या है? वोटर का मतलब है कि जो भी बंदा जिसका शनाख्ती कार्ड है और इलेक्टोरल रोल के अंदर उसका इंदराज है तो वो वोटर कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बंदे का शनाख्ती कार्ड है लेकिन इलेक्टोरल रोल में उसका इंदराज नहीं है, क्या वो वोटर है? जी नहीं, वो वोटर नहीं है। इलेक्टोरल रोल में इंदराज जरूरी है। अच्छा, उसके बाद है सेनेट। अब जिस तरह से आम पब्लिक का बंदा है जो आईडी कार्ड होल्डर है और इलेक्टोरल रोल में उसका नेम मौजूद है तो वो वोटर है। किसी भी एमपी एमएनए को वो वोट कर सकता है, किसी भी जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है। इसी तरह से सेनेट के इलेक्शन में जो बंदा वोट करेगा या वो या तो प्रोविंशियल असेंबली से होगा या वो नेशनल असेंबली से होगा, और या वो जो फेडरल फाटा वाली ट्राइबल एरियाज हैं उसका ताल्लुक उस हवाले से फाटा रीजन से होगा तो वो सेनेटर को वोट करेगा जो भी बंदा सेनेटर के इलेक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। तो इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। सेनेट को जो वोट कर सकता है वो भी वोटर है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो सिर्फ सेनेट का वोटर है और वो उसके लिए मेंबर ऑफ एनी असेंबली होना ज़रूरी है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चैप्टर 2 है हमारा। ये डेफिनेशन का जो सेक्शन है वो मुकम्मल हुआ है। तो डेफिनेशन के सेक्शन में अगर कोई बात रह गई हो, कोई जुमला या कोई टर्म जो है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वैसे तो मैं कर दिया है सारा, उम्मीद है कि क्लियर होगा, लेकिन फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं फिर कमेंट सेक्शन में इसको आपको एड्रेस कर दूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में कर दूँ। तो यहाँ तक जो है हमारी डेफिनेशन क्लास मुकम्मल होगी, डेफिनेशन सेक्शन कंप्लीट हुआ।